हेलो गाइस। आज हम जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज मैं कोशिश करूंगा इसे कवर करूं। आर्ट एंड कल्चर में अगर बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड हम कुछ बातें वहाँ कर सकते हैं। जिसे हम एक टॉपिक है इंडियन कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर्स इनका एक सब टॉपिक्स जिससे हम कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह कवर अप करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, ये सारा चीज़ एंशिएंट से मॉडर्न तक। और हमें इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, ये सारी समथिंग जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, दीज आर एस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत लाखों करोड़ों सालों से चला हुआ आया हुआ आज के जो भी दिन में रोज़मर्रा के जीवन में ये जितनी भी हम ये सारी चीज़ देखते हैं, ये सब एक फॉर्म के अनुसार हम इसे अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं या हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से एक संबंधित एक जानकारी लिंक है, जिसे अभी हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ अगर हम ऐसा बात करें आर्ट एंड कल्चर में इंडियन कल्चर की, तो हम ये जानेंगे कि भाई साहब इसमें ऐसा क्या चीज़ है भारतीय सांस्कृतिक, जिसे हम एक हिंदी में अनुवाद कह सकते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक में ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए जो हमें इसके वैल्यूज़ को पॉसिबल बोलते हैं ना, पॉसिबल पे आउट कुछ निकला जा सके। ऐसा मानेंगे कुछ हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज ऑफ आवर सोशल नॉर्म्स, आसान कंडीशंस में जाने। कुछ वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़, जिसे हमें नैतिकता का पाठ कुछ हमें सीखना चाहिए। कुछ ट्रेडिशनल्स के साथ एक अच्छा टर्म्स है जो हम जोड़ सकते हैं, कस्टम्स, मतलब पहनाव। प्रत्येक स्टेट में, डिफरेंट रीजन्स में, एक अलग अलग क्षेत्र में इनके रहने का लाइफ स्टाइल्स क्या है, इनके कपड़ों का प्रभाव क्या है, ये सब हमारे एक इंडियन कल्चर में दर्शाया गया है, जिसे हम बेसिकली उस तौर पे जाने जाते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल सस्पेक्ट्स है और एक पॉजिटिव थॉट है जिसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने देश को, रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने देश को। इसमें से और अगर मैं थोड़ी बात करूं तो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, दैट्स ए बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम। कुछ बातें और बात करूं तो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ज़रा बात करूं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करूं तो एक ओरिजिनेटेड फॉर्म्स हैं। ये सारी चीज़ हमारे इंडियन कल्चर में वन बाय वन स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, और ये सारी बातें हमें इस बात का प्रभाव इफ़ेक्ट करती हैं कि एक रिलीजियंस में या कई और रिलीजियंस में ये सारी सस्पेक्ट एक इंटरलिंकिंग के अनुसार हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है, और हमें इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हम इस चीज़ से पूरे परिचित हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है कि हम इनके बातों को और आगे तक बढ़ा के रख सकें। कुछ एलिमेंट्स का अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन कल्चर्स के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स फॉर्म्स के अनुसार कुछ इनके ये व्यूज़ हैं कि इस तरह के नॉर्म्स होने पर हमें एक ऐसा पे आउट मिलता है जिसे हम इंडियन कल्चर को एक बेहतरीन ढंग से दर्शा सकते हैं, विजुअलाइज करवा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है हेरिटेज ऑफ ए सोशल नॉर्म्स।
मतलब कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ कुछ ऐसी मतलब पारदर्शित जगह जिसे हम एक जगह के नाम से उन्हें हम जाने जाते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को हेरिटेज हमारे भारत के कुछ चुनिंदा ऐसी जगह हैं जो इस यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में तहत आते हैं। जैसे एक ताजमहल का मैं एक बात कर सकता हूँ, यूनेस्को हेरिटेज साइट शायद है। और ये सारी चीज़ हमारे एक इंडियन कल्चर्स को दर्शाती है। इनके साथ कुछ नॉर्म्स हैं जो हमेशा इनके साथ होना चाहिए और बिल्कुल भी इनसे अलग नहीं होना चाहिए, वरना ये डाइवर्ट हो जाती है। ये सारी बातें डाइवर्ट हो सकती है, डाइवर्ट हो सकती है ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। अगर एथिकल वैल्यूज़ के साथ कोई काम ना किया हो या बिना एथिकल वैल्यूज़ के काम किए बिना अगर किसी भी चीज़ को हम बनवाते हैं, इसे कहीं दर्शाते हैं या बातों को अपने रखते हैं समाज में लोगों के बीच, तो ये सारी पॉसिबल पे आउट हमें बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति का एहसास नहीं दिला पाती है। तो एक एथिकल वैल्यूज़ के साथ हम किसी भी समय को अपने समझदारी को आगे के साथ संबंध बनाए रखने में हमेशा मदद करती है। कुछ बात करूँ ट्रेडिशनल कस्टम्स की, तो ये वो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं जहाँ डिफरेंट रीजन्स में, जैसे मैंने थोड़ा देर बताया कि प्रत्येक रीजन्स में प्रत्येक स्पेसिस में आदमी के वेश भाव, इनकी बोली आचरण सभी में चेंजेस हैं। और इनका मैं कुछ बातें भाषा पे भी डिपेंडेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा भी डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट अपार्ट समथिंग कुछ किलोमीटर पे भी हमारे भारत देश में ऐसे भी जगह हैं जहाँ भाषा के चेंजेस हैं, कपड़ों के चेंजेस हैं, रहन सहन की चेंजेस हैं, शक्तियाँ हैं। तो सारी चीज़ का हम वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम्स हमें ये दर्शाता है कि हमारे अंदर जो भी एक जागरूकता बुद्धि, हम ऐसा कह सकते हैं कि डेवलपिंग इंटेलिजेंस फैक्टर प्रेजेंट है। और इसे हम अच्छे से यूज़ तब कर पाते हैं जब हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल कांस्टेंट फॉर्म में रहता है। तो इस काम को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए बिलीफ सिस्टम। तो अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूं तो इस बिलीफ सिस्टम को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि मैंने किसी को बोला कि आपसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो क्या कर सकता है। और वो 5 साल बाद आता है कि भाई मैंने ये काम किया है जो तुमने ये बोला था, तुम्हारी बात बिल्कुल ही मुझे इफ़ेक्ट नहीं की और आज मैं एक अच्छे जगह पर खड़ा उतरा हूँ। तो उनका एक बिलीफ सिस्टम ही काम करता है जो आदमी को इन्फीरियरिटी लेवल से सुपीरियरिटी लेवल तक पहुँचाने का काम किया जाए। तो बस कुछ भारतीय संस्कृति में भी ये बिलीफ सिस्टम वहाँ काम आती है। और सबसे बड़ी इंडियन कल्चर्स में जो सबसे बड़ी रिवोल्यूशनाइज अगर हुई है तो कुछ है टेक्नोलॉजिकल ओरिजिनेटेड, जैसे कुछ गैजेट्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं। ये सारी टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है और एक गुड, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन ऑफ गुड टेक्नो इन्वायरमेंट इन आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम्स में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड फैक्टर्स हैं जो हमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड बनाती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल का काम हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण दिशा की तरफ और एक लाजमी भी है कि एक बहुत ही पॉजिटिव वे के तहत
हमारे इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। इस पूरे विषय को जानने के बावजूद हमें इस बात पे बिल्कुल भी इच्छुक हमेशा ये होना चाहिए कि इनके बावजूद कुछ एलिमेंट्स, फैक्टर्स हैं जहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडियन कल्चर्स को कितने डिवाइडेज में बांटे गए हैं और इनकी इस तरह के फैक्टर्स पूरे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसा वो क्या हो सकते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर, तो ऐसा क्या होनी चाहिए एलिमेंट्स जिससे हम किसी पे भी किसी के अनुसार कहीं पर भी हम बातें कर सकते हैं। तो पहला बात तो सबका यही आता है कि भाई साहब धर्म का बात तो पहले ही करें। तो अगर हमें पहला लिखा तो ऑल रिलीजन्स, सारी धर्म आती है भाई, इसमें सारी धर्म आती है। दूसरा क्या है भाई, लैंग्वेजेस। कुछ बातें हमें फिलॉसफी कुछ बातें करें तो कला में अगर मैं बात करूं आर्ट में तो डांस अप, म्यूज़िक, मूवीज़ या वाचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर, वाचिंग या प्लेइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सबसे बड़ी बात अगर मैं इंडियन कल्चर्स की ओर करूं तो सबसे बड़ा फैक्टर्स जो आती है वो है दैट मैथमेटिक्स। इनका बहुत बड़ा रोल है, एक ओरिजिनेटिंग फॉर्म्स इस चीज़ का हमारे समाज में, जो हमारे बहुत ही महान संत के द्वारा जो भी दिए गए विचारें जो समाज से बिल्कुल प्रेरित करते हों, जो गणितज्ञ के माध्यम से श्री रामानुजन सर ने हमें कुछ बातें, उनकी थ्योरीज जो हमें पढ़ाई गई, आर्यभट्ट के थ्रू जो हमें जीरोस की जो खोज कराई गई, ये सारी पूर्णांत इस गणितज्ञ के माध्यम से हमारे समाज में आई हुई है। और ये इनका सारा का सारा सार जो है एक भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कुछ में बात करूं तो वो है और इन सब के पीछे इनको एग्जीक्यूट करने का एक सबसे बड़ा हाथ अगर है तो दैट इज़ कॉल्ड ए यूनिटी, जो हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। तो कुछ विषय पे मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट पे मैं रिलीजन्स पे अगर थोड़ा विशेष चर्चा करूं तो कुछ ये पाऊंगा कि रिलीजन्स की अगर मैं सारी रिलीजन्स अगर हैं एक हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि हम लोगों से डिवाइडेड है। रिलीजन्स हमें सब एक लेकर चलना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड, हम इसे कह सकते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्षता वाली देश है कि सभी महंत के लोग, सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हम एक सोसाइटी में रहते हैं, दैट्स ए सेकुलर। और यही भारत की बहुत बड़ी पॉजिटिव बैकबोन कह सकते हैं आप। और मैं बिल्कुल इस बात पे विश्वास करता हूँ कि इसके कारण, विदाउट सेकुलरिज्म के कारण हम कुछ ऐसा बड़ा चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते जिसे हम चाहते हैं। तो एक सेकुलर कंट्री ही एक गुड इन्वायरमेंट का क्रिएशन होता है, एक सही इकोसिस्टम डेवलप होती है। इस कारण से हम एक वेल सर्वाइवल होमो सेपियंस
बनते हैं। ये सारी बातें हमें इस बात को संकेत देती है कि ये सारी टर्म्स एक रिलीजियंस के थ्रू ही एडिंग है। ये कुछ बातें जो रिलीजियंस के टर्म्स में हैं, ये सारी चीज़ उनके लैंग्वेजेस में भी फ़र्क पड़ते हैं कि किसी भी एक काम को, छोटे काम को, बड़े काम को आसानी से समझा जा सके। तो वो एक सबसे बड़ा हेल्प अगर समाज में कुछ करता हो, दैट इज़ कॉल्ड ए लैंग्वेज। भाषा कई तरह के हैं, लेकिन विशेष भाषा वो प्रत्येक हर एक आदमी यूज़ करता है, प्रयोग करते हैं, जहाँ उसे अपने अनुसार, अपने व्यक्तिगत मामले के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार वो सटीक बैठे और परफेक्ट तरीक़ा से किसी भी बात को आप आसानी से कह सकें। इनमें ये कहना है, कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कितनी तरह की लैंग्वेजेस में से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर्स का पार्ट होना भी चाहिए। और प्रत्येक भाषा को एक सुपीरियरिटी लेवल को हमें बढ़ाना है, तो भाषा को बिल्कुल हमें हमेशा ऊपर ही रखना है। भाषा से ही आदमी के विचार शुद्ध होते हैं, ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब भाषा को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता, बस भाषा प्रत्येक लोगों के विचारों से बने हुए हैं और भाषा का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूं तो एक है यूनिटी। आप एक यूनिटी के थ्रू हर एक काम को कर सकते हैं। अगर भारतीय संस्कृति को अगर आप जोड़े हैं तो एक यूनिटी की बहुत बड़ी देन है। फिलॉसफी क्या है भाई? आप ऐसा कुछ उपदेश, निर्देश या कुछ ऐसा सकारात्मकता भाव आप ऐसा पैदा कर सकते हैं अपने विचारों से कि सामने वाले को कुछ मोटिवेट मिले और उसे संपूर्ण करें, पूर्ण रूप से उसे ख़त्म करें। तो एक फ़िलॉसफिकल का पार्ट हो सकता है और होना ही चाहिए। तो इन सारी बातें के अनुसार, इन सारी बातों के बावजूद भी कुछ ऐसे कलात्मक भाव जो हर एक व्यक्ति के दिलों में रहना चाहिए और होता ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एन आर्ट। इसमें डांस आ जाते हैं, कुछ म्यूज़िक्स आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं डांस की बात करूं तो कुछ कला जैसे भरतनाट्यम, अलग अलग तरह के जितने भी डांस हैं, वो सारी नाच प्रत्येक रीजन के अनुसार, प्रत्येक भाषा के अनुसार ये बिल्कुल डिफरेंट है और होना भी चाहिए। तब जाकर हम एक परफेक्ट इंडियन कल्चर्स को मैडअप कर सकते हैं। इंडियन कल्चर्स को मैडअप कर सकते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो गायकी प्रत्येक तरह के हैं। गज़ल आप बोल सकते हैं, रैप बोल सकते हैं, आप प्रत्येक डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग भाषाएं और म्यूज़िक देना भी चाहिए और होना भी चाहिए। प्रस्तुति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कुछ आगे बात करूं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सारे लोगों के विचारों को हम एक तरफ रखकर अपनी भावनात्मक भाव के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने। तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव व्यू भी समाज में जाता है कि ये एक इंडियन कल्चर्स का प्रतीक है और हमें इस बात को मानना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स आपको अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेसिक बहुत काम आ सकते हैं, जहाँ पर हम किसी भी बातों को खंडित कर सकते हैं, अपनी विचारों को रख सकते हैं। इनके बावजूद हम कुछ बातें ऐसी कहे जाते हैं जो हमें एक नोट्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडियन कल्चर्स के अनुसार, इंडिया दैट इज़ अ इथिनो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स इंडिया। इनका मतलब हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज के टर्म में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज spoken in different regions with dialects also। एक इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्स इंडिया, जिसे प्रत्येक रीजन्स में अलग अलग भाषाएं उच्चारण के साथ अपने अपने डायलेक्ट्स के साथ बोली जाती हों, ये एक इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्स इंडिया को हम दर्शाते हैं। और हमें लगता है कि ये पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो सकती है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। तो हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि ये इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्स इंडिया का कुछ बातें अगर आप वहाँ पे संकलित करके आते हैं अपने पेपर पे, जीएस पेपर 1 के पेपर पे, कल्चर्स डाइवर्स के कुछ क्वेश्चंस के पेपर पे, तो समथिंग वेरी डिफरेंट टू गेटिंग गुड मार्क्स ऑन दैट टाइम। तो हमें ये समझना होगा कि लैंग्वेज के टर्म में कुछ इथनो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स इंडिया का बिल्कुल ज़िक्र ज़रूर करें। इस बातों से ये प्रभाव बिल्कुल पड़ता है कि एक अच्छे आंसर की क्वालिटी ये होनी ही चाहिए। आगे मैं अगर बात करूं, मैं कुछ लैंग्वेजेस में ही अगर मैं बात करूं आगे, कुछ लैंग्वेजेस का जो महत्वपूर्ण जो टर्म है, एक टर्म ये है कि 2011 सेंसस के अनुसार ये फाइंड आउट किया गया था कि 1599 लैंग्वेजेस आज भी कॉन्क्लूडेड हैं, बट only 22 languages declare as scheduled language। ऑफिशियल तौर पे मात्र 22 लैंग्वेज को ही प्रमाण दिया गया है। एज पर, हम ऐसा कह सकते हैं, एज पर 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8वीं सूची के अनुसार मात्र 22 लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज, बड़ी लैंग्वेज माना गया है। और इसके अनुसार हम इस लैंग्वेज को प्रत्येक डिफरेंट रीजन्स, स्टेट्स को लेते हुए, इसे सारे टर्म्स को वेरीफाई करते हुए 22 लैंग्वेज को प्राथमिकता दिया गया है। एक सेंसस, प्रत्येक सेंसस होती है, तो प्रत्येक सेंसस में और प्रत्येक समझ में यही निकल के आती है कि 22 मेन लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी भी चाहिए। और इसके अनुसार सारी बातें ये लैंग्वेजेस पे डिपेंडेंट हैं। कुछ ये सारी क्वेश्चंस जो अभी सारे बेसिक पॉइंट से लेकर ये डायनेमिक फैक्टर्स हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये डायनेमिक फैक्टर्स को आप करंट के फैक्टर से लिंक करें, बातों को समझें, क्वेश्चंस हल वैसे करें, आप पॉइंट्स यहाँ से उठाएं, पॉइंट्स वहाँ पर डालें। दैट इज़ वेरी गुड फॉर टू कंडक्ट या टू फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। एक आखिरी टॉपिक इस वीडियो का मैं आखिरी में ये जिक्र करना चाहता हूँ कि इंडियन रिलीजियंस हैव shaped Indian
कल्चर। हम इसके मतलब क्या ऐसा चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि भारत जो है ओरिजिन है किस रिलीजियंस का? मोटा मोटी सभी धर्म का। हिंदू, जैनिज्म, सिखिज्म, बेस्ड ऑन धर्म एंड कर्म, इस्लाम को छोड़कर भारत जो है ये हिंदू, जैनिज्म, सिखिज्म, धर्म कर्म पे डिपेंड होकर ये सारी रिलीजियंस का ओरिजिनेशंस टर्म्स है, मुस्लिम का नहीं। मैं इस बात को क्लियर मैं यहाँ पर दर्शाना चाह रहा हूँ कि भारत ओरिजिन रिलीजियंस जो अगर किसी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक बातें हैं, वो हिंदुज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है। धर्म और कर्म के अनुसार ये धर्म का ओरिजिनेशंस भारत देश में ही हुआ है, इस्लाम का नहीं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स की अगर बातें करूं यहाँ पर, तो एक बातें आती है अहिंसा। क्या कह सकते हैं इनका मतलब? ये है द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस conducted our राष्ट्रीय फादर श्री महात्मा गांधी। अहिंसा जिसे हम कह सकते हैं अहिंसा, ये जो बातें हैं ना, अहिंसा टर्म जिसे हम नॉन वायलेंस कहते हैं, ये महात्मा गांधी के थ्रू इन बातों को ही जागृत करके एक भारतीय कल्चर में पूर्ण रूप से अलग ही प्रभाव दिए थे, जहां अहिंसा का प्रभाव सबसे बड़ी माना जाता है कि इस कारण से ही एक भारतीय संस्कृति का निर्माण सही वे पर एक अच्छे समझदारी के साथ विकसित हुआ है, और हमें इस टर्म को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आज की बातें यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। आगे की क्लास कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ आएगी, जहाँ पर कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की जो भी थ्योरीज मैंने और हमने और आपने जो भी पढ़ी है, कुछ थ्योरीज के क्वेश्चंस वगैरह अगली क्लास में संपन्न करने के बाद आगे के क्लास को रन करेंगे। आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को आप आगे से आगे तक पहुँचाएँ और आपकी जीवन हमेशा मिठास भरा जीवन हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।